नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। ग्लेडियोलस फूल की खेती करके कमाए अच्छी आय। फसलों में लगने वाले कीटों की करें समय पर रोकथाम। किसान भाइयों, जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसान विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं और इन फूलों को बेचकर अच्छी खासी आय भी कमाते हैं। इन्हीं फूलों में आज हम बात कर रहे हैं ग्लेडियोलस की। तो आप किस प्रकार से करें ग्लेडियोलस फूल की खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी, ये सफेद रंग के होते हैं। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल, अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना, रेड ब्यूटी; गुलाबी, पिंक, फ्रेंडशिप, समर पर्ल; नारंगी, रोज सुप्रीम; सफेद, व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट, मीरा; पीला, टोपाल, सपना, TS14; बैंगनी, हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई। ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रोपाई करनी चाहिए।
ग्लेडियोलस के अच्छे फूल उत्पादन और अच्छे धनकंद उत्पादन के लिए इसकी बुआई सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। ग्लेडियोलस की बुआई का सही समय सितंबर से अक्टूबर माना गया है। खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और किसान मुनाफा अधिक होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ में आमतौर पर विभिन्न फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस मौसम में नमी की अधिकता के चलते फसलों पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जो कि फसलों के उत्पादन में भारी कमी ला देते हैं। ऐसे में किसान कीटों की पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। सभी अपने अपने फसल की तैयारियां कर रहे हैं, तो इन सब में खरीफ के मौसम में ऐसे भी कीड़े व्याधियों का प्रकोप थोड़ा सा रबी के मौसम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आगे चल के उनका फसल जो है पैदावार भी अच्छी होगी और आमदनी भी जो है वो बढ़ेगी। खर्च कम होगा तो आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सावधानियां हैं जो रखें। तो मक्के का फसल जो है वो बीज जब डालते हैं हम, उसके 10-12 दिनों 15 दिनों तक में जो है दो पत्ते का हो जाता है, 2 से 3 पत्ते का जो फसल है वो हो जाता है 15 से 20 दिन में। तब किसान भाई क्या करेंगे, उसमें जहाँ पर देखा जाता है कि कीड़े का प्रकोप होता है, तो उनके खेतों में मक्के में कीड़े का प्रकोप हुआ था। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। तो दानेदार कीटनाशी है, फिप्रोनिल 3G के नाम से आता है। इसका 10 से 12 दाना या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का 8 से 10 दाना प्रति गाभा प्रत्येक पौधे के गाभा में डाल देंगे, जिससे किसान भाइयों को 1 से 1.5 महीने का जो है कीड़ों से बचाव हो जाएगा। उसी तरह जो बिचड़ा तैयार करते हैं, वैसे जगह बहुत तना छेदक, गौलमीज और भी तरह के बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पौधशाला में ही कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो पौधशाला में
कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई प्रति 100 वर्ग मीटर में 200 से 250 ग्राम का फिप्रोनिल 3G दानेदार कीटनाशी जो है वो उसका प्रयोग कर देंगे। उसी तरह काटा फ्लोरोक्लोराइड 4G का भी 200 से 250 ग्राम का प्रयोग करेंगे, जिससे आगे आने वाले कीड़ों से बचाव होगा। एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। किसान भाइयों, दवा तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। जैसे खेतों के अगल बगल में किनारे में मेड़ों पर खरपतवार ना छोड़ें। खरपतवार जो होते हैं कीड़ों का घर बन जाते हैं और ये आगे चल के आपको नुकसान करेंगे। दूसरी, खेत पे कभी भी कच्चे गोबर का प्रयोग ना करें, इनसे दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है। थोड़ा सा सावधानी ये देखना है कि जिनका खेत पहाड़ों के बगल में वृक्षों के पास जिनका है, उन पे देखें कि कटुआ कीट का जो है वो प्रकोप ना हो। तो ऐसे ज़मीन के अंदर ये रहते हैं और किसानों को तब पता चलता है जब उनके पौधे सूख के गिर जाते हैं या तुरंत से मर जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे, दानेदार कीटनाशी है, तरल जो है क्लोरपाइरिफॉस इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर पानी है तो तरल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और हल्का पानी है ये दानेदार या तरल दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से किसान भाई खरीफ के मौसम में फसलों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव हो सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कोटा जिला और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में अभी गर्डल बीटल नामक कीट का प्रकोप हो सकता है। अगर आपके खेतों में ये कीट दिखाई दे रहा हो तो इसकी रोकथाम के लिए प्रीमिक्स कीटनाशक नोवालुरान 5.25% के साथ इंडोस्का कार्ब 4.5% SC 850 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर थायोमेथाक्साम के साथ लैम्डा साई हेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ये दवाएं स्टेम फ्लाई के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोगी हैं। गन्ने की फसल में उर्वरक का अनुप्रयोग पौधों के पास मिट्टी चढ़ाना और निचली सूखी पत्तियों को हटाकर बंधाई का काम करें ताकि पौधों की बढ़वार अच्छे से हो सके और तेज हवा और बारिश के कारण फसल
खेत में ना गिर सके। डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि वे अपनी पशुशाला में मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए पशुशाला में धुआं करें। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा या चूने का भुरकाव पूरी पशुशाला के अंदर और बाहर करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झालरा पाटन जिला झालावाड़ के कृषक रमेश कुमार ने। ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती। ये एक खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस तरह, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका, अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं,
वो भी इसको कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए, और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे। तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता है पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है, पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिस वजह से बीमारियाँ और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।